करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान और रसरी आवत जात है सिल पर करत निशान। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओके पॉइंट 247 में। तो पॉलिटी के इस लेक्चर सीरीज में आज हम मौलिक अधिकार को फिर से पढ़ने वाले हैं और इसमें हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारा 14 नंबर का लेक्चर होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग 13 कर चुके थे। कितना होगा हमारे पास? 14। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्लीज़, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। चाहे वो CMTS हो, CHSL हो, पुलिस हो, लेखपाल हो, UPTPSC, ग्रुप डी, JEE, केंद्र एवं राज्य की सभी सरकारी नौकरियों के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। इस वीडियो में हम केवल कंटेंट नहीं देखेंगे, हम बिल्कुल याद करने के तरीका को समझेंगे। हम बार बार अभ्यास करेंगे, अपने माइंड को ट्रेंड करेंगे, उस लायक बनाएंगे कि एग्जाम में बैठकर हम अपने दिमाग से बेहतर आउटपुट निकाल सकें, ठीक है। और इस वीडियो का PDF टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, आपके जो भी कमेंट्स होते हैं इस वीडियो के नीचे अपने सुझाव जरूर दिया कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आता तो निश्चिंत होकर डिसलाइक कीजिए। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले जितने भी मैंने लेक्चर बताया था उसमें ये सब सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं आसानी से। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से देखने वाले हैं, ठीक है। जो नहीं पढ़े हैं इसके पहले वाले वीडियो को भी देख लें, ठीक। तो आज जो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं और SSC-MTS 2006, SSC JEE 2009 में प्रश्न पूछा जा चुका है। जीवन के अधिकार की मैं बात करूं यदि, तो जीवन का अधिकार आपको पता होगा कि आर्टिकल 21 में क्या किया गया है? क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद कितना होगा? 21। तो इस 21 में ही उल्लेख किया गया है जीवन जीने का अधिकार। तो एक कैसा अधिकार है? एक हमारे पास मौलिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार, ठीक है। और मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कौन से भाग में है? भाग 3 में है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद बताओ जरा, 12 से 35 तक, ठीक है। ये भी हमने आपको बता रखा है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है। मतलब शिक्षा का अधिकार जो है वो किस प्रकार का अधिकार है, ठीक है। आपको पता होगा, सब इसके पहले मैं पढ़ा चुका हूं कि सबसे पहले जो 1854 में शिक्षा के लिए मैकाले समिति का गठन किया गया था। ये भी प्रश्न में आता है, मैकाले समिति। तो शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है। ये आर्टिकल 21A में 86वां संविधान संशोधन 2002 में 86 संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार बना दिया गया और उसमें ये कहा गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को, याद रखेगा, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा पाने का उनको अधिकार है। तो यहां से प्रश्न कितने बने? मैकाले समिति कब गठन की गई थी? 1854 में। शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है, 21 अनुच्छेद में है, 21A में। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार कौन से संविधान संशोधन के तहत बनाया गया? आपका जवाब होगा 86वां संविधान संशोधन 2002। आपसे यह भी पूछा गया है प्रश्न में कि शिक्षा के अधिकार को कितने वर्ष से लेकर कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए बनाया गया है अनिवार्य और निःशुल्क? यह है 6 से लेकर 14 वर्ष तक। तो 6 से लेकर 14 वर्ष के तक के बच्चों को शिक्षा जो पाने का अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है। उनसे आप उनको वंचित नहीं कर सकते। तो इसका जवाब होगा ये मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और एक मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। अभ्यास कीजिए, जितनी बार हम बोल रहे हैं उतनी बार आप सुनने का प्रयास कीजिए, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए आ गया सवाल में एसएससी सेक्शन ऑफिसर 2014 क्या कहा गया है यहाँ मेरे दोस्त। भारतीय संविधान के किस उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देता है। अभी हमने कहा कि कौन सा 21 अनुच्छेद नंबर कितना है 21A, कौन सा संविधान संशोधन अभी मैंने बताया 86वां संविधान संशोधन कौन सा 2002। 6 से लेके कहां तक 6 से लेके 14 वर्ष तक, तो इसका जवाब होगा सर 14 वर्ष। तो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य 21B में कहा गया है। अब मैं रिवीजन करूं, यदि मैं कल इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था उसकी वीडियो में मैंने बताया था कि याद कीजिए अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता, कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं। 15 में क्या है कि किसी भी व्यक्ति से, किसी भी नागरिक से जन्म, मूल वंश, जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर उनसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपके उत्तर प्रदेश में कोई नागालैंड का व्यक्ति आ गया तब उससे भेदभाव करना शुरू कर दिए। ऐसा नहीं कि आप कोई पहाड़ी व्यक्ति आपके शहर में आ गया, वो काला है तो आपने काले गोरे का भेदभाव करना शुरू कर दिए। ऐसा नहीं है। ये अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 16 हमने क्या पढ़ाया था कि जो लोक नियोजन में कार्य करने का अधिकार, लोक नियोजन में काम पाने का अधिकार, जैसे कोई भी आप सरकारी सेक्टर ले लीजिए, अर्ध सरकारी ले लीजिए, प्राइवेट ले लीजिए, वहां पर काम करने का अधिकार। 17 की बात करें तो अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। हमने कल बताया था कि 1976 में इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया। 18 की बात करें, अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया, उपाधियों का अंत। आप राजाओं के राजा, महाधिराज, श्री 108 विक्रमादित्य, ये सब आप उपाधियां नहीं लगा सकते। 19 में आपको बोलने की स्वतंत्रता मिल गई, बोलने की स्वतंत्रता दी गई 19 के तहत। आप सम्मेलन कर सकते हैं 19 के तहत। 19 में ही आपको ये अधिकार दिया गया कि आप पूरे भारत में आबाद संचरण कर सकते हैं। आपको जहां मन करे वहां जा सकते हैं, जहां मन करे वहां आप अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, वहां बस सकते हैं, वहां पे रह सकते हैं। यदि आप भारत के नागरिक हैं कि भारत की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए आप किसी भी व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो व्यवसाय अनुच्छेद 23-24 का उल्लंघन न करता हो। जैसे 23 में क्या हमने बताया, 23 में था कि बालाश्रम एवं मानव दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा। इनको निषेध करता है कि आप बलपूर्वक किसी से श्रमिक काम नहीं करवाएंगे, काम के बदले कुछ न कुछ निश्चित आप उसका वेतन देंगे। मानव दुर्व्यापार नहीं करेंगे, मानव की तस्करी नहीं करेंगे, जिस्म फरोशी नहीं करेंगे, देह व्यापार नहीं करेंगे। ये ऐसा अनुच्छेद 23 में कहा गया। अनुच्छेद 24 में कहा गया कि आप बालकों से, जो 14 वर्ष से कम के उम्र के बच्चे हैं, उनसे आप कल कारखानों में आप काम नहीं करवाएंगे, क्योंकि उस समय उनका शिक्षा पाने का अधिकार है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के किस उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देता है, तो हो जाएगा 14 वर्ष। कहां से कहां तक, 6 से लेकर 14 वर्ष। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलें, ये देखते हैं कितने प्यारे बच्चे मासूम हैं। इनके लिए 86वां संविधान संशोधन किया गया सन 2002 में, ताकि ये मासूम बच्चे शिक्षा को ग्रहण करके अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। क्योंकि ये बच्चे ही व्यक्तित्व का जब विकास करेंगे, नैतिकता का विकास करेंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियों में जब अपनी प्रतिभा दिखाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। अगला सवाल है हमारे पास, निवारक निरोध से क्या आशय है। पूछताछ के लिए निरोध, पूछताछ के बाद निरोध, पूछताछ के बिना निरोध, संज्ञेय अपराध के लिए निरोध। एसएससी सेक्शन ऑफिसर 2009, एसएससी जेईई 2015। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास, पूछताछ के बिना निरोध। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अब देखते हैं निवारक निरोध क्या होता है। तो यदि मैं बात करूं अनुच्छेद 22 के तहत, अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा, के तहत निवारक निरोध के विरुद्ध संरक्षण को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया, जिसका आशय है कि बिना पूछताछ के गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ सुरक्षा एवं निवारक निरोध का आधार यह है। मतलब निवारक निरोध का मतलब यह हुआ कि आपको पता है कि जो चिंटू है, ये चिंटू क्रिमिनल है, एक क्रिमिनल है, लेकिन एक अपराधी है, लेकिन अपराध अभी किया नहीं है, ये करने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि आपको पता हो गया कि सामने वाला व्यक्ति अपराधी करने वाला है, ये चिंटू अपराध करने वाला है, आपको पता चल गया, आपने ऐसा अनुमान लगा लिया इसके हरकतों से, इसके कृत्य से, इसके काम से आपको लगता है कि अपराध करने वाला है कुछ ही समय में, तो आप ये अपराध नहीं किया है, करने वाला है, तभी आप इसको गिरफ्तार कर लेंगे। बिना पूछताछ के आप इसको क्या कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। और जब इसको गिरफ्तार किया जाएगा तो इसके पास 3 अधिकार होंगे। इसमें क्या कहा गया है तीसरा अधिकार में, निरोध की अवधि 3 महीने से अधिक होने पर निरोध का सलाहकार बोर्ड द्वारा पुनर्विलोकन, गिरफ्तारी जानने का अधिकार, अभ्यावेदन देने का अधिकार। मतलब कि अनुच्छेद 22 के तहत जो निवारक निरोध के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है कि कोई भी व्यक्ति है, आपने उसको गिरफ्तार कर लिया है, आपको लगता है कि ये मतलब किसी काम को, किसी घटना को अंजाम देने वाला है, आपने उसके पहले उसको गिरफ्तार कर लिया, तो इस गिरफ्तारी के अंतर्गत उसके 3 अधिकार उसको दिए जाते हैं। 3 महीने से जब अधिक हो जाएगी गिरफ्तारी तो निरोध सलाहकार के द्वारा पुनर्विलोकन, और उस व्यक्ति को गिरफ्तारी जानने का अधिकार होगा और अभ्यावेदन देने का भी अधिकार होगा। ये होता है हमारे पास अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 21 क्या हुआ, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 20 दोष सिद्धि के संरक्षण में अधिकार। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि निवारक निरोध अधिनियम द्वारा निम्न में से कौन से मूल अधिकार को नियंत्रित किया जा सकता है। धर्म का अधिकार, प्रदर्शन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समता अधिकार। आपको मैंने बता दिया कि निवारक निरोध क्या होता है। निवारक निरोध का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपराध करने वाला है, आपको पता चल गया कि व्यक्ति अपराध को अंजाम देने वाला है, इसके पहले हम इसको क्या कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे गुप्त सूत्रों से। तो ये क्या है, इनकी कौन सी स्वतंत्रता नियंत्रित की जा सकती है, स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी। आपको पता होगा जो विधि के समक्ष समता है अनुच्छेद 14 में है। धर्म का जो अधिकार है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। ठीक है, आगे चलते हैं। सौ नंबर का क्वेश्चन, निवारक निरोध अधिनियम कटौती करता है किसकी, संपत्ति की, शिक्षा की, समता की। तो अभी मैंने बताया कि ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है, कानूनी अधिकार। एक पेपर में पूछा जा चुका है। शिक्षा का अधिकार हमने बताया था कि 21A के तहत 86 संविधान संशोधन 2002 में 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। जो मौलिक अधिकार है भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। नागरिकता की बात करें तो नागरिकता भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। राज्य की नीति निर्देशक के तत्व भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। मूल कर्तव्य 51 क में है, भाग 4 क में है। इस तरह से आपको याद रखना है। सत्रह, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, क्या होगा ये, प्रतिषेध संदर्भित है। इसका मतलब हमने 2 चीज बताया था अनुच्छेद
23, अनुच्छेद 24, ये दोनों आप याद रखना। अनुच्छेद 23 क्या कहता था, हमने बताया था कि बालात, श्रम एवं मानव दुर्व्यापार, मतलब आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। जैसे चिंटू को, हमारा वर्कर है, तो हम इसे ये जबरदस्ती नहीं कर सकते कि चिंटू ये तुम काम कर, तुम्हें पैसा नहीं देंगे हम, या चिंटू को हम उठा के, वो मेरा लेबर है, मेरा वर्कर है, इसलिए मैं उसको उठा के यहाँ से वहाँ बेच दिया, ऐसा नहीं है। मानव दुर्व्यापार नहीं कर सकते आप, जिस्म फरोशी नहीं कर सकते, देह व्यापार नहीं कर सकते, बलपूर्वक किसी से काम नहीं करवा सकते आप। ये अनुच्छेद 23 में कहा गया है। 24 की बात करें तो बालकों को कल कारखानों में काम करने से वंचित किया जाएगा। क्योंकि 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा पाने का एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। ये किसमें है, भाग 3 में। मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में, नागरिकता भाग 2 में, राज्य के नीति निश्चय के तत्व भाग 4 में। अनुच्छेद भी याद कर लीजिए, ये है अनुच्छेद नंबर 51 क। नागरिकता कहां से कहां तक, 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद। राज्य के नीति निर्देशक के तत्व 36 से 51। ठीक है, ये भी आप याद रखिए। ये देख सकते हैं आप, हमारे नन्हे मुन्ने बालक हैं। अब सोचो जरा कि इतने पोल्यूटेड एरिया में यदि इन बच्चों को यहां पे काम पे आप लगाओगे तो क्या ये न्याय संगत है, क्या यह सही है? इन मासूम बच्चों का उम्र कितना होगा, ज्यादा से 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे हैं ये। इनको क्या करना चाहिए? आपका जवाब होगा इनको तो पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान भी, भारतीय संविधान भी 21A के तहत इनको पढ़ने की स्वतंत्रता देता है, पढ़ने का मूल अधिकार देता है। आपको पता है कि जब भी आपका फंडामेंटल राइट्स का जब हनन होता है, यदि इन बच्चों का यदि मन है कि मैं पढ़ूं, आप इसे जबरदस्ती काम करवा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति इनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय के पास जाता है तो न्यायालय इसको संरक्षण प्रदान करेगा। यदि उच्चतम न्यायालय में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो अनुच्छेद 32 के तहत, हाई कोर्ट में जाते हैं तो अनुच्छेद 226 के तहत इनको न्याय मिलेगा। तो इनको आप कल कारखानों में काम पर नहीं लगा सकते। ठीक है, ये हमारा कहता है भारतीय संविधान 21A कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा, तभी हमारे राष्ट्र का विकास होगा। अगले सवाल की बात करें हम, कोई व्यक्ति कारखानों अथवा खदानों में काम नहीं कर सकता यदि उसकी आयु अधिक नहीं है। तो ये भी अनुच्छेद 24 की बात किया जा रहा है कि किसी व्यक्ति की यदि आयु 14 वर्ष से कम है या 14 वर्ष से अधिक नहीं है तो वह कल कारखानों में काम नहीं कर पाएगा, इसमें काम वो नहीं कर सकता। ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर 14 वर्ष। ठीक है, 23 में क्या था, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि आपके दिमाग में याद हो जाए। किताब में, लूसेंट में, इंटरनेट पे हर जगह पढ़ा है, लेकिन आप याद नहीं कर पा रहे हो। आप मेरे साथ बार बार रिवाइज करिए, क्यों नहीं याद होगा? प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस, तभी आपको याद होगा। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं, सोचो कि हम एक बार पढ़ा दें आपको, नहीं आप पढ़ लेना रूम पे। भाई रूम पे PDF पढ़ा हो आपके कितने फोन में, कौन से कितने PDF पढ़ लेते हो आप? ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। कुछ और याद कर लीजिए पुरानी बातें। उन्नीस कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई कर अदा करने के लिए बाध्य ही नहीं किया जाएगा। संदर्भित है। आपको पता होगा कि जो धार्मिक स्वतंत्रता है हमारे भारतीय संविधान में, धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक,
उसमें ये बात कहा गया है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को माने या ना माने, यह उसका व्यक्तिगत राय है। हम नहीं कह सकते कि आप शंकर भगवान की पूजा कीजिए, हम नहीं कह सकते आप दुर्गा माता को पूजा कीजिए, हम नहीं कह सकते कि आप हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत गीता हो रहा आप आइए, हम नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ शिव चर्चा हो रहा आप आइए। किसी धर्म को मानना न मानना ये आपका पर्सनल मैटर है। तो धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, क्योंकि जो भारत है एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। आपने प्रस्तावना में पढ़ा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तो पंथ निरपेक्ष की बात की गई है। पंथ निरपेक्ष शब्द आपको पता होगा कि ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, क्योंकि सब इस पंथ निरपेक्ष हम पहले इसलिए नहीं जोड़ पाए क्योंकि इसके पहले धार्मिक आधार पे, धर्म के आधार पे हमारे देश का बंटवारा हो गया था। तो संविधान के निर्माण करने वालों को इस बात का हमेशा खतरा था कि फिर से हमारे देश के टुकड़े ना हो जाएं। पंथ निरपेक्ष एक प्रश्न पूछा जाता है, मैं लिख दे रहा हूं, याद रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया क्या? पंथ निरपेक्ष। याद रखना, भारतीय संविधान में कहीं भी धर्म निरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष वर्ड किया गया है, यूज किया गया है वर्ड, ठीक है। तो इस सवाल में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृत्ति के लिए कोई कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो भारत सरकार है या राज्य सरकार है आपसे जीएसटी में टैक्स बढ़ा करके आपसे कहेगा ठीक है आपसे हम टैक्स ले रहे हैं और इस टैक्स का उपयोग करके हम श्रीमद् भागवत गीता कराएंगे या हम किसी मतलब कि आश्रम को खोल देंगे या कोई ऐसा धार्मिक कर्मकांड करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हमारे पास ये मूल अधिकार है, भारतीय नागरिक का मूल अधिकार है। आप राज्य के नीति निर्देशक के तत्व किसने हैं? ये लिया गया है आयरलैंड से। कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक, ये भी आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। आइए, मैं ये देख रहे हैं, ये हमारे पास, हालांकि मैंने ये अपने घर का ही फोटो लगा रखा है ना, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ हो रहा था, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है, इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार ये इसका फंडिंग करेगा, सरकार सबसे टैक्स लेकर के कहेगा कि भाई ठीक है ओपी तुम्हारी जॉब लगी है, लो तुम श्रीमद् भागवत गीता कराओ, इसके लिए फंडिंग हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, कोई कर सरकार नहीं लगा सकता आपके ऊपर, ये आपकी इच्छा है कि आप, है ना। तो यही बात इसमें कहा गया है, ठीक। तो अनुच्छेद को रट लीजिए एक बार। अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, अर्थात किसी व्यक्ति को कोई धर्म मानने या न मानने का अधिकार है। जैसे यहां पे श्रीमद् भागवत गीता हो रहा है, आप आए या न आए ये आपकी मर्जी है, ठीक है। अनुच्छेद 26 की बात करें तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, इसमें चल या अचल संपत्ति अर्जन भी कर सकते हैं। इसका मतलब कोई धर्म संप्रदाय, कोई आश्रम खुला हुआ है तो वो लोग अपने आश्रम का, अपने धर्म संप्रदाय का विस्तार करने के लिए चल अचल संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं। जो वहाँ पे जो सदस्य जा रहे हैं, जो वहाँ पे भक्ति से ओतप्रोत भक्तगण हैं, वो वहाँ पे अपना चढ़ावा दे सकते हैं। उस चढ़ावा का वो अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, अपने आश्रम का विस्तार करने के लिए वो कर सकते हैं। इसमें राज्य कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। अनुच्छेद 27 की बात करें तो राज्य अपने नागरिक को ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा जिससे आने वाले पैसे का उपयोग किसी विशेष धर्म के उत्थान के लिए किया जाए। 28 में कहा गया है कि राज्य द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थान हो या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त संस्थान हो में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं कि प्राइमरी स्कूल में पता चला कि आप कुछ और पाठ पढ़ाना, धार्मिक शिक्षा देना शुरू कर दिए, ठीक है। तो ये हमारा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में 4 आर्टिकल हैं, 4 आर्टिकल याद रखिएगा, 25, 26, 27 बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, प्रश्न में पूछे जाते हैं, ठीक है।
20 की बात करें, निम्न में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है? अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? तो भारत में जिसकी जनसंख्या राज्य स्तर पे, जिसकी जनसंख्या 50% से कम है, याद रखिएगा 50% से यदि कम है तो उसे हम बहु अल्पसंख्यक कहेंगे। जैसे हिंदू, हिंदू क्या होंगे बताइए? हिंदू बहुसंख्यक होंगे, ठीक है, हिंदू अल्पसंख्यक नहीं होंगे। मुसलमान क्या होंगे? मुस्लिम, ईसाई, पारसी, जैन, क्रिश्चियन क्या होंगे? ये सब अल्पसंख्यक होंगे। क्यों? क्योंकि इनकी जो संख्या है 50% से क्या है? कम है। तो एक बेस लाइन की मैं बात करूं, आप याद रखिएगा कि किसी भी राज्य स्तर पे जिसकी जनसंख्या 50% से अधिक है वो क्या कहलाएंगे? बहुसंख्यक। और जो जिनकी जनसंख्या 50% से कम है वो कहलाएंगे अल्पसंख्यक। जैसे कौन कौन से? मुस्लिम, ईसाई, जैन, पारसी इत्यादि। तो आप एक बात सोच के बताओ, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो ज्यादा पावरफुल होगा वो छोटे पावरफुल को दबाएगा? ये हमेशा नियम रहा है। जो व्यक्ति ज्यादा ताकतवर हो गया अपने से कमजोर वाले को सताएगा। तो संविधान निर्माताओं को इस बात का खतरा था कि जो बहुसंख्यक वर्ग है, जो हिंदू वर्ग है, हालांकि ऐसा नहीं, जो हिंदू वर्ग है उनको एक खतरा था कि जो बहुसंख्यक है वो अल्पसंख्यक को दबाएंगे, उनके हितों का संरक्षण नहीं करने देंगे। तो इसलिए अनुच्छेद 29 और 30 के माध्यम से जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों का संरक्षण किया गया। 29 में कहा गया कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं अपने शिक्षा को, चाहे उर्दू पढ़ते हैं तो उर्दू भी पढ़ते रहें, नमाज पढ़ते हैं नमाज पढ़ें, अपना रहन सहन, बुर्खा पहन रहे हैं, अपना धोती कुर्ता पहने, अब जो भी उनका रहन सहन है, जीवन पद्धति है, खान पान है, उन्हें वो संरक्षण करने का उनको अधिकार दिया गया। और अनुच्छेद 30 में एक कहा गया कि वे जो उनका शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा है, वो अपने स्तर से, अपने धर्म के धार्मिक आधार पे जो उनके में शिक्षा दी जाती है उनको वो लोग ग्रहण कर सकते हैं। तो अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 29 में। ये है हमारे पास अल्पसंख्यक वर्ग। तो मैं इसको एक बार देख लूं, ध्यान से देख लीजिए आप। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। 29 में कहा गया देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति, जीवन पद्धति, रहन सहन, खान पान, गायन, लोकगीत, महोत्सव आदि का संरक्षण करने का अधिकार होगा। 29(2) में कहा गया ऐसे शिक्षण संस्थान जो राज्य द्वारा वित्त पोषित हैं, ऐसे संस्थानों में धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 में कहा गया कि हमारे देश के भीतर जो भाषाई अल्पसंख्यक या धार्मिक अल्पसंख्यक है उन्हें मनोनुकूल शिक्षा संस्थानों में स्थापना करने का अधिकार होगा। मतलब कि जो देखिए, जो अल्पसंख्यक होते हैं या तो वो धर्म के आधार पर होंगे या भाषा के आधार पर होंगे। तो इन धर्म और भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक है उनको अपने मनपसंद, अनुच्छेद 30 कहता है कि शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार होगा। शिक्षण संस्थान खोल करके वो अपने हितों का संरक्षण कर सकते हैं, अपने धर्म, अपने भाषा, अपने रहन सहन, इन सब का संरक्षण कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल, सबसे लास्ट सवाल है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी जाती है? इसका मतलब है कि किस आधार पे हम कहेंगे कि ये अल्पसंख्यक हैं, किस आधार पे? तो आपका जवाब होगा सर ये धर्म के आधार पे और भाषा के आधार पे, जाति के आधार पे नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर डी, ए, बी दोनों सही हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी है आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।